हाँ, तो बच्चों देखो अभी हम हाइपर कंजुगेशन करने जा रहे हैं, जो कल हमारा टॉपिक रह गया था। तो हाइपर कंजुगेशन में देखो, हाइपर का मतलब बेसिकली क्या है कि कोई चीज़ जैसे ओवर है, ठीक है। हाइपर मतलब कि कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है, जैसे कोई गुस्सा हो जाता है हम कहते हैं हाइपर हो रहे हो, ठीक है। तो हाइपर हमारा बेसिकली कि कंजुगेशन हमने अभी पीछे भी देखा था रेजोनेंस में, कि जब एक हमारा डबल बॉन्ड मतलब एक मल्टीपल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड थी, या लोन पेयर और सिंगल बॉन्ड थी, तो वो आपस में ऐसे क्या हो रहे थे, रेजोनेंस के द्वारा उन पे पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स डेवलप हो रहे थे। तो उस वो एक सिंपल कंजुगेशन थी कि सिंपल कंजुगेशन में जब रेजोनेंस के कारण जो इफेक्ट पैदा हो रहा था, तो वो हमारा रेजोनेंस इफेक्ट था। बट यहाँ पर देखो कंजुगेशन कैसे होगी, कि नॉर्मली जो कंजुगेशन होती है वो हमारी कैसे होती है कि भाई डबल बॉन्ड है या जो लोन पेयर वाले हैं उनकी वजह से होती है। बट यहाँ पर देखो कुछ कोई चीज़ मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा है, ओवर है, जो नॉर्मली नहीं होती है। देखो क्या होता है कई बार कि जो हमारे डबल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं, कि भाई कोई दो कार्बन हमारे डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो पाई बॉन्ड के हमारे ऑर्बिटल्स हैं, कि जो पाई बॉन्डिंग में हमारे पी ऑर्बिटल्स यूज़ हुए हैं, और बिल्कुल उसके साथ ही अगर कार्बन ने हमारी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रखी है विथ सिग्मा बॉन्ड, तो देखो कई बार क्या हो जाता है कि इस पाई बॉन्ड में ये जो पी ऑर्बिटल है जो कि ऑलरेडी पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व है, और ये जो हमारे पी और एस ऑर्बिटल हैं जो कि सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व हैं, ये आपस में क्या कर जाते हैं, ऐसे ओवरलैपिंग हो जाती है, तो फिर ये बॉन्ड टूट जाएगी। तो बेसिकली नॉर्मली जो हमारा हमारा क्या होता है, ऐसे कंजुगेशन होती है तो वो पाई पाई कंजुगेशन होती है, या एन पाई होती है। एन मीन्स लोन पेयर, कि भी पाई पाई के इलेक्ट्रॉन या तो आपस में इन्वॉल्व हो रहे हैं, या लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। बट रेयरली कुछ केसेस में क्या होता है कि सिग्मा बॉन्ड के बिल्कुल साथ वाले जस्ट एडजेसेंट कार्बन बॉन्डेड विद हाइड्रोजन, तो उसके सिग्मा ऑर्बिटल और पाई ऑर्बिटल, ठीक है, जो हमारे साथ वाले ही कार्बन के हैं, तो वो आपस में इस तरीके से इन्वॉल्व होंगे और पाई बॉन्ड की तरह ही बॉन्डिंग शो करेंगे। मतलब यहाँ पर एक पाई बॉन्ड बनेगी, पर वो किसके बीच में बन रही है, जो ऑलरेडी पाई बॉन्ड से बंधा हुआ पी ऑर्बिटल है, और जो सिग्मा बॉन्ड से बंधे हुए हमारे पी और एस ऑर्बिटल हैं। समझ रहे हो, जो ऑलरेडी बॉन्डेड हैं उनमें जब बॉन्डिंग शो होगी तो फिर ये बॉन्ड टूट जाएगी। तो देखो एक स्ट्रक्चर यहाँ क्या बनेगा कि यहाँ पर हमारा देखो, जब ये इसके साथ हमारी क्या बन जाएगी कि ये वाली बॉन्ड हमारी इसके बीच में, देखो बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगी अब, ठीक है। तो ये H हमारा ऐसे अलग हो जाएगा, क्योंकि अब ये कार्बन तो इस कार्बन से बन गया, ठीक है। हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और इस पर फिर क्या आ जाएगा, एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, क्योंकि इसने तो अब यहाँ दे दिए। और यहाँ पर ये जो हमारा CH2 था जो कि पहले डबल बॉन्ड से बंध रहा था, ठीक है, ये डबल बॉन्ड ही थी जो अब मैंने पाई बनाई है, तो अब इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो अब अगर ये वाला हाइड्रोजन ऐसे इन्वॉल्व हो सकता है तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये चारों ही टेट्राहेड्रली अरेंज हैं विद दिस कार्बन, ठीक है, मतलब इसके साथ बराबर एंगल पर हैं ये बाकी तीनों, ठीक है बेटा। तो अब देखो ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। तो अगर हम देखें, देखो अब अगर हम बुक से इस चीज़ को एक बार कंसिडर करें, देखो यहाँ पर कि ये ऐसे हमारी पाई बॉन्ड के और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपस में ऐसे पाई बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गए। सिग्मा बॉन्ड वाला कौन सा था, ये कार्बन का ऑर्बिटल था जो कि हाइड्रोजन से बंधा हुआ था, ठीक है। उसने हाइड्रोजन को छोड़ दिया और साथ वाले कार्बन से पाई बॉन्ड बना ली, तो इस कार्बन की इस कार्बन के साथ पाई बॉन्ड टूट गई। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से देखो क्या होगा, पहले एक हाइड्रोजन टूटा तो इस पे पॉजिटिव आया, फिर अगर ये टूटेगा तो इस पर आ जाएगा, ये वाला टूटेगा तो इस पर आ जाएगा, तो इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स डेवलप होंगे। अब इसको हम रेजोनेंस नहीं कहते, इसको बेसिकली हम हाइपर कंजुगेशन है ये। तो क्योंकि ये बंद रेजोनेंस की तरह रहे हैं, पर ऐसी रेजोनेंस है जिसमें तुम ये देखो बॉन्ड ही गायब हो गई। देखो हाइड्रोजन ऐसे अब सोचो कि हवा में लटक रहा है, मतलब वो दूर नहीं जाएगा क्योंकि वो इस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन क्लाउड से अट्रैक्ट होकर रहेगा आसपास ही। बट ये ऐसी रेजोनेंस है जिसको हम कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, कि ऐसे रेजोनेंस जैसे एक बॉन्ड ही हमारी चली गई, ठीक है। तो वैसे हम इनको क्या कहते हैं कि ये हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, बजाय कि हम कहें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दे आर कॉल्ड हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, एंड सच टाइप ऑफ रेजोनेंस इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस, ठीक है। और इसको हम सिग्मा पाई कंजुगेशन कहते हैं। जो हमने रेजोनेंस इफेक्ट में देखा था वो हमारी पाई पाई या एन पाई कंजुगेशन थी। क्लियर बेटा, ठीक है। तो इससे ना स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी आती है, क्योंकि तुम ये देखो कि भाई यहाँ पर रेजोनेंस भी जितनी ज़्यादा होती है हमारे किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो दैट लीड्स टू द स्टेबिलिटी। तो ऐसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन भी, क्योंकि एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर हमारे मॉलिक्यूल के क्रिएट कर रहा है, तो इससे भी मॉलिक्यूल में क्या आ जाती है, स्टेबिलिटी आती है, ठीक है बेटा। तो दिस इज़ हाइपर कॉन्जुगेशन। तो बच्चों तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक है कि प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की
कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास इम्प्योर फॉर्म में, तो हाउ कैन वी प्यूरिफाई इट। तो इसमें फर्स्ट मेथड है, हम थोड़े थोड़े से करेंगे इनके, मेन हम इनकी समरी देखेंगे कि भाई बेसिकली इसमें होता क्या है, प्रिंसिपल्स देखते चलेंगे, ठीक है। और लिमिटेड ही याद करना है, क्योंकि इसमें इतना ये बेसिकली इंडस्ट्रियल पर्पस से हमारे ज़्यादा होते हैं कि हम कैसी चीज़ों को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो पहला देखो क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे, तुम क्रिस्टल्स बनाओगे भी, ठीक है। तो क्रिस्टलाइजेशन में बेसिकली क्या होता है, हम क्रिस्टल्स प्रिपेयर करते हैं। क्रिस्टल्स क्या होते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉलिड फॉर्म में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म अगर किसी की भी हम बना सकते हैं तो वो उसके क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। क्रिस्टल्स कैसे बनाते हैं कि मान लो हमारे पास वो इम्प्योर चीज़ है, तो हम उसको पानी में डिज़ोल्व कर देंगे, अच्छे से कम पानी में हम उसको डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है। और फिर डिज़ोल्व होने के बाद क्या होगा कि उसको फिर हम गर्म करेंगे, थोड़ा थोड़ा हिलाते रहेंगे। और फिर एक ग्लास रॉड होती है, उसको डिप करके ना, क्या वो बेटा, उसको डिप करके ना ऐसे थोड़ा सा फूंक मार के देखोगे कि उस पर क्या कुछ जम रहा है। जैसे जब तुम चाशनी बनाते हो तो देखते हो ना, हम गर्म करते हैं तो थोड़ी देर बाद जमना शुरू हो जाता है। तो हम ग्लास रॉड पे देखेंगे कि अगर ऐसे रगड़ा रगड़ा सा कुछ उंगली पर लग रहा है हमारा, ऐसे लगता है ना जैसे कुछ आ रहा है। ग्लास रॉड एक तो प्लेन होती है सिंपल ग्लास की, तो उस पर हमें कुछ ऐसे फील हो कि कुछ लग रहा है, तो हम बर्नर को बंद कर देंगे, ठंडा करने के लिए सोल्यूशन को रख देंगे। और उसमें से सॉलिड फॉर्म में हमारा जो उसमें मेन कंपाउंड होगा वो हमारा सॉलिड फॉर्म में सबसे पहले बाहर निकलेगा, बाकी इम्प्यूरिटीज़ इतने उसी पानी में ही घुली रह जाएंगी। तो वो जो हमारा सॉलिड फॉर्म में बाहर निकलेगा उसको हम छान कर अलग कर लेंगे और ऐसे फिल्टर पेपर्स के बीच में रख के सुखा लेंगे। तो दिस इज सिंपल क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, कि क्रिस्टल्स बनाकर इम्प्यूरिटी हमारी घुली रह जाती है। और अगर कोई इम्प्यूरिटी इनसोल्यूबल होती है तो जब हम घोल रहे होते हैं वो तभी रह जाती है कि वो घुलेगी नहीं, तो एक तो हम पहले उसको छान कर ही गर्म करते हैं, तो जो नहीं घुलेगी वो पहले अलग हो जाएगी और जो ज़्यादा घुलेगी वो उसी में घुली रह जाएगी, तो हमारा मेन कंपाउंड निकल कर बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ क्रिस्टलाइजेशन। एक हमारा देखो बेटा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन होता है। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि इसमें बेसिकली क्या होता है कि मान लो एक उसमें ना हमारे दो कंपाउंड मिक्स हैं, अब हमें दोनों को ही अलग करना है। तो कभी भी बेटा दो सेम कंपाउंड का ना टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सेम नहीं होता, मतलब एक साथ वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो हमको पता है कि भाई इसके अंदर कौन से दो हैं और हमें पता है कौन पहले बाहर निकलेगा, या नहीं भी पता पर हमें पता ये तो है कि पहले एक निकलता है फिर दूसरा निकलता है, तो हम उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे कि हमने देखा एक निकलना शुरू हुआ, ठीक है। तो जैसे ही हमें लगेगा वो एकदम से निकल गया पूरा, तुरंत फटाफट से छान लेंगे और उसको फिर रख देंगे, तो थोड़ी देर बाद उसमें दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी क्रिस्टल्स निकलेंगे। तो फ्रैक्शनल मतलब एक के बाद एक हम एक से ज़्यादा कंपाउंड्स के भी क्रिस्टल्स बनाकर उनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एक प्रोसेस ना इसमें सीडिंग भी होती है। तो सीडिंग में बेसिकली क्या होता है, जैसे कई बार क्रिस्टल आ नहीं रहे होते हैं तो हमारे पास प्योर फॉर्म में अलग भी बॉटल में है, तो कोई एक क्रिस्टल ना उसका उसमें छोड़ दो, तो क्या होता है कि भाई ये आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो जब ये बॉन्डिंग आपस में बनाते हैं तो पहले से ऑलरेडी उसको कोई मिल जाएगा ना, तो तुम सोच रहे हो कि जैसे एक बार हम कोई चीज़ डाल दी तो उसके सारे से दूसरे निकल कर बॉन्ड बनाने लग जाएंगे, एक शुरुआत करना मुश्किल होता है, ठीक है। तो जैसे जब हम वो डालते हैं, थोड़ा सा जामुन डालते हैं, तो फिर क्या होता है कि हमारी धीरे धीरे उसके सहारे से बाकी दही भी जम जाती है। तो सीडिंग में बेसिकली क्या करते हैं कि हम एक बीज बोते हैं, बीज मतलब कि हम प्योर फॉर्म का एक क्रिस्टल पहले ही डाल देंगे, एक क्रिस्टल उसका छोड़ देंगे कि हम देख रहे हैं क्रिस्टल नहीं आ पा रहे तो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, तो फिर उसके सहारे से भी क्रिस्टल्स हमारे निकल आते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारा फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन था कि जब एक से ज़्यादा को हमें सेपरेट करना। एक प्रोसेस है सिंपल सब्लिमेशन। सब्लिमेशन हमारा क्या होता है, ये पहले ना सारे 9th में भी थे तुम्हारे, पर अब 9th में से निकाल दिए हैं। सब्लिमेशन में क्या होता है कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं कि जो सॉलिड से ना डायरेक्टली वेपर फॉर्म में जाते हैं, ठीक है, तो जिनमें लिक्विड फेज ही नहीं होता। तो अब मान लो कि जैसे कि कैम्फर है, कपूर होता है, नेप्थलीन है, तो ये हमारे कैसे होते हैं कि डायरेक्ट वेपर फॉर्म में चले जाते हैं। तो ये वाले जो हमारे कंपाउंड्स हैं ना, इनमें क्या होता है कि भाई ये सॉलिड फॉर्म में मान लो कैम्फर के साथ 2-3 चीज़ें और मिक्स थी, तो हम सबको एक बर्तन में रख लेंगे, ठीक है। इसकी देखो एक फिगर भी होगी तुम्हारे बुक में ही, देखो यहीं से दिखाऊं तो उस फिगर से एकदम देखो, ये सारी इनकी फिगर से ही तुम्हें खैर मैं बताती चलती हूँ। तो देखो बेटा, देखो ये इस तरीके से सब्लिमेशन होता है कि भाई हमने ना उस सॉलिड इम्प्योर जो हमारा इम्प्योर फॉर्म में सॉलिड मतलब सॉलिड फॉर्म में हमारा क्या था, एक मिक्सचर था कि उसमें नेफ्थलिन भी था और उसमें और भी 4-5 चीज़ें थी।
पर उनमें से नेप्थलीन ही अकेला ऐसा है कि जो कि डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चेंज हो सकता है। तो हमने एक ऐसे चाइना डिश से ली, ठीक है, कि एक हमने सिंपल एक समझो कि जैसे एक ऐसे प्लेट सी ले ली, ठीक है, पेट्री डिश ले ली। तो यहाँ पर हमने अपने सॉलिड को रख दिया जिसमें कि इम्प्यूरिटी भी है, नेप्थलीन भी है। अब उल्टा करके देखो फनल रख दे हमने, गरम करेंगे तो वेपर फॉर्म में कौन ऊपर जाएगा, जो कि डायरेक्टली वेपर फॉर्म में चला जाएगा, कौन है, नेप्थलीन है, कैम्फर है, ठीक है। तो वो यहाँ ऊपर जाकर फिर से सॉलिडिफाई हो जाएगा क्योंकि ऊपर अब ठंडक है। तो फिर हम इस फनल को उल्टा कर लेंगे और ये रुई को हटा देंगे जो रुई से लगाकर बंद किया था कि भाई उड़े ना, तो वो यहीं जम गया। तो रुई हटाकर फिर ऐसे खुरच खुरच के उसको उल्टा करके निकाल लेंगे, तो इम्प्योर हमारे यहीं रह जाएंगे और ऊपर हमारा कैम्फर या जो हमारा नेप्थलीन है वो प्योर फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज सब्लिमेशन। नेक्स्ट देखो बेटा ऐसे सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है। सिंपल डिस्टिलेशन क्या होता है कि देखो जो हमारी मतलब देखो अलग अलग प्यूरिफिकेशन की टेक्निक्स ना अलग अलग टाइप की चीज़ों के लिए हैं। जो क्रिस्टल्स आराम से बन जाते हैं उनको क्रिस्टलाइजेशन से कर लेते हैं, जो हमारे सब्लिमेशन शो कर सकते हैं उनको सब्लिमेशन से कर लेते हैं। फ्रैक्शनल जो सिंपल डिस्टिलेशन है इसमें बेसिकली कि दो हमारे ऐसे लिक्विड हैं, मतलब लिक्विड हैं आपस में, ऑर्गेनिक कंपाउंड और आपस में एक साथ है और हमें उन दोनों को अलग करना है। जैसे कि मैं कहूँ कि अल्कोहल और वाटर को अलग करना है, अल्कोहल पानी में घुल जाता है, ठीक है। नाउ वी वांट टू सेपरेट अल्कोहल फ्रॉम वाटर। तो कैसे सेपरेट करते हैं, देखो बेटा दो लिक्विड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, ठीक है, कि हमने यहाँ पर ले लिया अपना लिक्विड का मिक्सचर। ये एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, गरम करेंगे, खूब गरम करेंगे तो देखो बेटा क्या होगा कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि दो अगर अलग अलग हैं तो बॉइलिंग पॉइंट सेम तो नहीं होगा, हर सब्सटेंस का अपना बॉइलिंग पॉइंट अपना मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा पहले उसकी वेपर्स ऊपर आएंगी। और यहाँ हमने एक साइड की एक ट्यूब निकाल रखी है, तो साइड की ट्यूब में देखो बेटा क्या है यहाँ पर हमारा कि एक साइड यहाँ पर हम गर्म करेंगे, ये वेपर्स हमारी ऊपर जाएंगी और ये फिर यहाँ एक इसको रास्ता दे रखा है, वेपर्स यहाँ जाएंगी। अब इसके चारों तरफ एक और हमने ग्लास ट्यूब लगा रखी है जिसमें कि ना ठंडा पानी चल रहा है। तो अब ठंडा पानी क्या करेगा, उन वेपर्स को कंडेंस कर देगा कि वो दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो कहाँ गिरेंगी, इधर गिरेंगी। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो तो यहीं रह जाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है वो यहाँ आ जाएगा। तो ये उन्हीं लिक्विड मिक्सचर्स पर हम अप्लाई करेंगे जिनके बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है, ताकि इतने एक की वेपर बने इतनी दूसरे की ना चढ़े ऊपर, ठीक है बेटा। तो दोज लिक्विड्स विच हैव एक तरीके से लार्जर डिफरेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो दे कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल डिस्टिलेशन। अब जिन लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनको भी हम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं, बट तब हम टेक्निक अपनाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में देखो बेटा क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम ये करते हैं कि देखो बेटा ये भी डिस्टिलेशन वाला ही देखो बेटा एक तरीके से मेथड है, ध्यान से देखो तो वही सेटअप है, बट बीच में तुम देखोगे कि एक हमने एक बड़ी सी एक और हमने एक यहाँ पर अरेंजमेंट कर दी है। अरेंजमेंट वो ऐसे भी कर सकते हैं, देखो ये भी कर सकते हैं, ये भी और ये भी, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, ध्यान से देखो तो ये सारे ये जो हमने लगाया है ना इसको फ्रैक्शनेटिंग टॉवर या फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कहते हैं, जो हमने एक एक्स्ट्रा अरेंजमेंट की। ये क्या करेगा बेसिकली देखो, तो ऐसे लिक्विड्स जिनके ना बॉइलिंग पॉइंट में 10 केल्विन से भी एक तरीके से विच कैन देखो एक तरीके से जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना हमारा, जिनका बहुत क्लोज है कि दैट इज़ डिफर बाय 10 केल्विन और सो। 10 केल्विन समझते हो, बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है, बहुत हल्का सा डिफरेंस होता है। तो 10 केल्विन का भी अगर डिफरेंस है तो उसको भी हम सेपरेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। कैसे करेंगे हम इनको, देखो बेटा इनको हम ऐसे करेंगे कि देखो यहाँ पर हमने गर्म किया, एक की वेपर ऊपर चढ़ी, थोड़ी देर बाद दूसरे की भी आने लग जाएंगी। अब ये जो हमने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम यहाँ पर दिया है ये बेसिकली क्या करता है कि ये हमारा ना ये देखो ये जाने वाली वेपर्स के रास्ते में ना रुकावटें पैदा कर रहा है। देखो कोई भी है इसमें क्या है कि देखो बीच बीच में छोटे छोटे छेद है, बस वेपर को जगह ही नहीं दे रहे हम चलने के लिए कि तू चल के दिखा। ऐसे यहाँ पर भी देखो ऐसे समझो कि बीच बीच में ऐसे पत्थर से भर दिए, अब जाएंगी कैसे, वेपर्स को रुकावटें पैदा करनी है, चाहे ये कॉलम है चाहे ये है। यहाँ भी देख रहे हो ऐसे रास्ता ऐसा है, इसमें भी देखो रास्ता टेढ़ा मेढ़ा कर रखा है। तो उससे क्या होगा कि भाई एक वेपर ऊपर चढ़ी दूसरी ऊपर आई, तो अब जब उनको इतना लंबा रास्ता दिया जा रहा है, रुकावटें दी जा रही हैं, तो जैसे दूसरी वेपर चढ़ेगी ऊपर चढ़ के हमारी दोनों ठंडी होनी शुरू होंगी। कौन जल्दी ठंडी हो जाएगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हमारा ज़्यादा है। देखो जिसका कम है उसकी वेपर तो ऊपर चढ़ी जाएंगी, जिसका
बॉइलिंग पॉइंट उससे थोड़ा सा ज़्यादा है, वो भी ऊपर चलेंगी, पर ठंडी होकर नीचे कौन गिरेगी? जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। तो दोनों ऊपर तो चढ़ेंगी, नीचे भी आने की कोशिश करेंगी, पर ऊपर ज़्यादा पहुंचने के चांस किसके रहेंगे? जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो इस रुकावट की वजह से हमारा क्या है कि जिनके बॉइलिंग पॉइंट में इवन 10 केल्विन का भी डिफरेंस है, 10 केल्विन से ज़्यादा का है तो हम सिंपल डिस्टिलेशन से कर लेंगे, ठीक है। बट अगर 10 केल्विन तक का भी डिफरेंस है तो वी कैन सेपरेट देम विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। कैसे? सिंपल भी हम लिख सकते हैं कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज अ डिस्टिलेशन टेक्निक टू सेपरेट दोज लिक्विड्स विच हैव लेस डिफरेंस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स एंड दे कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग अ फ्रैक्शनेटिंग टॉवर, ठीक है। तो फ्रैक्शनेटिंग टॉवर का इस्तेमाल करके हम दो ऐसे लिक्विड्स को सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तुम जहाँ सुन रहे हो ना, सिंपल तुम देखना उसमें से ही कितने क्वेश्चंस निकल आएंगे। जैसे कोई सिंपल ही पूछ ले कि भाई 4 टेक्निक्स देकर भाई किसको हम सेपरेट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस हो, या 2 लिक्विड मिक्सचर को कैसे कर सकते हैं, तो फिर हम डिस्टिलेशन भी ले सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी ले सकते हैं। एक और टाइप का देखो डिस्टिलेशन होता है कि डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ठीक है। अब देखो उसके लिए पहले तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। बेसिकली हम बॉइलिंग पॉइंट की अगर डेफिनेशन समझें, क्या होता है वैसे तुम्हारे हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट, बता सकता है कोई बच्चा? हाँ, ये तो वाटर का तुमने बताया, बट व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट? तुमने 9th में पढ़ा होगा कि भाई जिस टेम्परेचर पे ना कोई उबलने लग जाता है, ठीक है, हाँ, जिस पर कोई चीज़ उबलना शुरू हो गया तो वो बॉइलिंग पॉइंट है। बट यहाँ पर हम थोड़ा डीप में जाएंगे कि एक्चुअल में बॉइलिंग पॉइंट देखो बेटा क्या होता है कि देखो बेटा जैसे यहाँ पर हमारा पानी है या कोई भी लिक्विड है ना, अब उसमें वेपर निकलनी शुरू हो रही हैं, ठीक है। तो जब वेपर्स निकलती है ना किसी भी लिक्विड में से, तो ये वेपर्स अपने ही सरफेस पर ना एक प्रेशर डाल रही होती हैं कि भाई उठ रही हैं, क्योंकि इनके ऊपर भी एक दबाव है। किसका दबाव है? एयर का, एटमॉस्फेरिक गैसेस का, ठीक है, जो कि नॉर्मल सी लेवल पर हमारा होता है 760 mm। किसका? एयर का प्रेशर होता है। तो अब इसके ऊपर दबाव पड़ रहा है तो ये सरफेस पर अपना एक प्रेशर क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो एक ऐसा प्रेशर जब हमारा जितना मतलब रेट से लिक्विड हमारा ऊपर वेपर बन के आ रहा है, उसी रेट से ही वेपर हमारी नीचे कंडेंस होने लग जाए। जब ज़्यादा हो जाएंगी तो इकट्ठी होकर लिक्विड गिरने लग जाएंगी, तो एक इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाती है कि भाई जिस रेट से ऊपर जा रही हैं उसी रेट से नीचे भी आ रही हैं। तो उस इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो वेपर्स का प्रेशर होता है ना, उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। अब पर हम गर्म करेंगे तो वेपर्स तो और बनेंगी कि इक्विलिब्रियम हमारा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ठीक है। अब तुम देखो ये फ़र्क होता है कि भाई मान लो जैसे एक पानी तो तुमने गर्म करने के लिए रखा, उसमें हल्की हल्की सी भाप निकलती है तो वो इवोपरेशन हो रही है। थोड़ी देर बाद क्या ऐसा होता है कि हम कह रहे हैं कि भाई उबलने लग गो पानी, तो है ना, दूध खोल रहा है, पानी उबल रहा है, उसमें क्या होता है? तुम नहीं, इवोपरेशन तो हो ही रही है, हल्की सी भाप भी निकलनी शुरू हो गई। इवन नॉर्मल टेम्परेचर पर भी इवोपरेशन का रेट हल्का होता है, ठीक है। तो इवोपरेशन तो एक कॉन्टिन्यूस स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती रहती है ना। टेम्परेचर अगर नॉर्मल है हमारा, जैसे अब जैसे ठंड ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवोपरेशन ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा, ठीक है। बॉइलिंग कब स्टार्ट होती है? जब तुम देखते हो पानी के बीच में बॉल सी उछलने लग जाती है ना। दूध को हम कहते हैं कि भाई उबल गो, कब उबल गया माना जाता है? बीच में वो बॉल सी ना ऐसे उछलने लग जाती है, तो वो बॉल का बनना उबलना है, और सिंपल वेपर्स बन रही हैं तो वो इवोपरेशन है। तो बॉइलिंग वो कब बॉल उछलनी शुरू होती है? देखो बेटा कि अब इस लिक्विड का ना अपना एक वेपर प्रेशर है, मान लो 100 mm में, भाई इस दबाव से ये इस पर प्रेशर क्रिएट कर रही है। अब मैंने इसको इतना गर्म किया कि इसका प्रेशर भी हमारा कितना हो गया? 760 mm। क्योंकि भाई ये कब तक दब रहा है? जब तक इसको कोई दबा रहा है। अगर इसका दबाव भी ऊपर वाले दबाव के बराबर हो जाएगा फिर ये रुके, कहे ओ हट जा अब तो मैं चलूँगा, और फिर और गर्म करोगे तो 760 से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर उसी के ही एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, जो भी ऊपर से दबाव है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? एक्सटर्नल प्रेशर। तो जब वेपर प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो कि ज़्यादातर हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो व्हेन वेपर प्रेशर गेट इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर ऑन दैट, एक तरीके से लिक्विड सरफेस, कि जो भी उस लिक्विड के सरफेस पर वेपर्स हैं उसके ऊपर जो दबाव है उस दबाव के बराबर अगर उन लिक्विड्स के वेपर का ही प्रेशर हो जाएगा, समझ रहे हो बेटा, तो उस पर फिर वो नहीं रुकेगा, एकदम ऊपर जाएंगी। तो जिस टेम्परेचर पे किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, वो टेम्परेचर उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है,
ठीक है बेटा, बॉइलिंग पॉइंट आए समझ में, कि जब किसी भी लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर भी 760 mm हो जाए तो उस टेम्परेचर पर वो एकदम तेज भागेगी तो बॉल उछलनी शुरू हो जाएगी, एंड दैट इज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो अब देखो बेटा क्या होता है कि कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती हैं कि जो जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है, इतना हाई है कि भाई मैं अगर उसको वेपर फॉर्म में चेंज करना चाहूँ तो वो वेपर फॉर्म में आने से पहले तो टूट जाएंगे। जैसे कोई भाई बड़ा मॉलिक्यूल है कि उसमें मैं कहूँ कि भाई ऐसे एक तरीके से बहुत सारी बॉन्डिंग्स हैं। वेपर फॉर्म का क्या मतलब है कि भाई पानी सॉलिड फॉर्म में भी ऐसा है, लिक्विड में भी ऐसा है, वेपर में भी वो ऐसा ही जाना चाहिए, मतलब वाटर नहीं टूटना चाहिए। यही टूट गया तो फिर वो हमको वाटर तो नहीं मिला वेपर फॉर्म में। ठीक है, वो तो फिर मतलब वो एटॉमिक फॉर्म में अलग हो गया, कुछ और बन गया, डिकम्पोजिशन हो गई। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आने से पहले तो टूट ही जाते हैं, तो अब हम उनको कैसे वेपर फॉर्म में लाएं। ठीक है, तो उनको वेपर फॉर्म में लाने के लिए देखो एक स्मार्ट तरीका निकाला कि भाई एक्सटर्नल प्रेशर जब हम बढ़ाते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर जो है हमारा भाई उसको बराबर करने तक ही तो हमें मतलब बॉइलिंग प्रोसेस कब आएगी कि जब एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाए। हम एक्सटर्नल प्रेशर ही कम कर दें भाई, अगर किसी भाई हम तो अगर खुले बर्तन में कर रहे हैं तो 760 mm है, हम इसके चारों तरफ ऐसी अरेंजमेंट लगा दें या वैक्यूम पंप से एयर को खींच लें तो इसके ऊपर का दबाव ही अगर मैं कम कर दूंगी तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाएगा। जो हमारे बेटा जो हिली एरियाज़ होते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है कि चावल हमारे पकने से मतलब एक तरीके से पकने से पहले जल जाते हैं, कच्चे कच्चे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि जितना हम ऊपर जाते हैं ना उतना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो हो जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट जल्दी आ जाता है। पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले उबल जाता है। तो मैंने पानी रखा चावल को बनाने के लिए, पानी तो पहले उड़ गया, चावल कच्चे रह गए, गले ना। समझ रहे हो? तो ऐसी जगह क्या इस्तेमाल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है? प्रेशर कुकर। हम भी जो प्रेशर कुकर इस्तेमाल करते हैं ना, वो बेसिकली उसकी लिड इतनी भारी होती है कि हम एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा देते हैं। तो एक्सटर्नल प्रेशर वहाँ पर बढ़ाने से हमें क्या मिल जाएगा? वहाँ पर हमने बढ़ाया है क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट और 100 से भी लेट आए, और जो हिली एरियाज़ में कम से कम 100 तक तो आए। तो अगर वहाँ एक्सटर्नल प्रेशर मान लो मैं कहूँ 600 है, तो मैंने तो दबाव बढ़ा दिया, तो मैंने और 760 से बढ़ाकर और मैंने तो 800 कर दिया। तो क्या होगा कि भाई पानी इतने उबलेगा नहीं, इतने चावल को गला देगा। बट अब हम यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं? एक्सटर्नल प्रेशर को कम करना चाह रहे हैं। कम कैसे करेंगे? तो कम जिस टेक्निक के द्वारा करके हम सेपरेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर और वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो वैक्यूम डिस्टिलेशन में देखो बेटा क्या करते हैं कि एक वैक्यूम पंप लगाते हैं और हम इसके ऊपर जो दबाव बन रहा होता है ना यहाँ पर एयर का, हम खींच लेते हैं। तो यहाँ पर हमने ऊपर दबाव ही इसको कितना दे दिया? 760 के बजाय हमने 400 mm दबाव दे दिया। तो वो चीज़ हमारी क्या है, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आते आते तो टूट जाती, पर हम उसको टूटने नहीं दे रहे, हमने ऊपर से प्रेशर को ही कम कर दिया। ठीक है बेटा, आ रही है बात समझ में? तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ हाई बॉइलिंग लिक्विड्स एंड लिक्विड्स विच डिकम्पोज एट और बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है तो हम उनका कम कर दें। भाई बॉइलिंग पॉइंट है क्या खेल? वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, या मैं कहूँ एक्सटर्नल प्रेशर के। तो एक्सटर्नल प्रेशर ही कम करके हम बॉइलिंग पॉइंट को कम कर सकते हैं और एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ा के हम बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। तो जब हमें जहाँ जैसी ज़रूरत होती है तो हम कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो ये भी डिस्टिलेशन ही है। देखो इस डिस्टिलेशन में तो हमने क्या करा है? फ्रैक्शनेटिंग टॉवर इस्तेमाल किया है, और इस डिस्टिलेशन में हमने क्या इस्तेमाल किया है? वैक्यूम पंप इस्तेमाल किया है। समझ में आ रही बेटा बात? ठीक है, ऐसे ही देखो बेटा एक हमारा स्टीम डिस्टिलेशन होता है। तो स्टीम डिस्टिलेशन में बेसिकली क्या करते हैं, इनको ना मैं निशान पीछे से लगवा दूंगी, ठीक है, बट हम कर इसको यहाँ से लेते हैं। तो स्टीम डिस्टिलेशन में बेसिकली हम क्या करते हैं कि स्टीम का भी ना यहाँ पर वेपर्स को बढ़ा देते हैं। कि कई बार जो हमारा जैसे कोई लिक्विड है कि भाई यहाँ पर उसकी अपनी वेपर्स जैसे कम बन रही हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर साथ में पानी की स्टीम को भी मिला देते हैं। तो ये बेसिकली उन पर है कि भाई जो इम्प्योरिटीज़ हमारे स्टीम में नहीं डिज़ोल्व होंगी, तो हमारा जो लिक्विड है उसकी भी वेपर्स बनेंगी, स्टीम की भी वेपर बनेंगी। तो टोटल मिलकर जब वेपर्स हमारी इकट्ठी हो जाएंगी ना, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा कि भाई वो वेपर फॉर्म में जल्दी आ जाएगा और फिर यहाँ पर वो सेपरेट होकर आ जाएगा और इम्प्योरिटीज़ हमारी यहीं रह जाएंगी। ठीक है, तो बेसिकली हमने 4 टाइप की डिस्टिलेशन करी। एक तो सिंपल 2 लिक्विड्स को सेपरेट करने के लिए, ठीक है। एक हमने किसके लिए करा कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट हमारा डिफरेंस कम है,
तो उनको सेपरेट करने के लिए हमने किसको इस्तेमाल किया, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को। समझ रहे हो बेटा? एक जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई है या जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर आने से पहले टूट जाते हैं, तो उनके लिए हमने इस्तेमाल किया वैक्यूम डिस्टिलेशन, ठीक है। और एक हमने इस्तेमाल किया, देखो दिस इज अ कन्वीनियंट मेथड फॉर द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल का मतलब पता है बेटा? ये नहीं पता होगा तुम्हें। वोलेटाइल का मतलब होता है बेटा वो चीज़ जो जल्दी वेपर फॉर्म में आ जाए, जैसे पानी है। और नॉन वोलेटाइल वो होते हैं जो जल्दी वेपर फॉर्म में नहीं आते, जैसे नमक, ठीक है बेटा। तो अगर ऐसी इम्प्यूरिटीज़ हमारे अपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ हैं कि भाई जो कि जल्दी वेपर फॉर्म में नहीं आ रही, तो वो नीचे पड़ी रह जाएंगी, ठीक है। और इसकी वेपर कम बन रही है तो हमने स्टीम को हेल्प कर दिया और उसकी वेपर्स फिर काफ़ी सारी बन गई, बॉइलिंग पॉइंट आ गया जल्दी और वो सेपरेट होकर अलग आ गया। और दूसरी इम्प्यूरिटीज़ कैसी हैं, नॉन वोलेटाइल है, पड़ी रहेंगी वो तो, ठीक है। और वो खुद वेपर ज़्यादा नहीं बना पा रहा था तो हमने स्टीम की हेल्प ले ली, ठीक है बेटा। तो दिस मेथड इज एप्लीकेबल टू ओनली दोज कंपाउंड्स विच आर वोलेटाइल इन स्टीम, ठीक है। जो स्टीम में हमारे वोलेटाइल हैं कि स्टीम मिलते ही उनकी भी वेपर्स जल्दी बन जाती हैं। इनसोल्यूबल इन वाटर, लिक्विड वाटर में इनसोल्यूबल है, यहाँ पानी में घोलेंगे तो कुछ नहीं होगा, बट स्टीम के साथ वो आपस में घुल जाएंगे। पजेसेस अ वेपर प्रेशर ऑफ अबाउट 10 to 15 mm एट 373 केल्विन, ठीक है। तो उनका अपना कम है तो स्टीम के साथ मिलकर वो हमें वेपर फॉर्म में आ जाएंगी और हमें अलग सेपरेट होकर मिल जाएंगी, ठीक है। अब हम कहेंगे कि फिर यहाँ तो पानी भी आ जाएगा, पानी नहीं आएगा क्योंकि वो स्टीम में घुलती हैं, वो लिक्विड वाटर में नहीं घुलती, ठीक है। तो यहाँ वो अपना अलग ही रहेंगी। समझ में आ रही है बेटा बात? तो प्योर ऑर्गेनिक लिक्विड प्लस वाटर, तो वो पानी में घुलेंगे ही नहीं, लिक्विड फॉर्म में आने के बाद वो नहीं घुलेंगे, स्टीम में घुल रही हैं उसमें, तो यहाँ आकर हमें अलग मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमने सारे टाइप के डिस्टिलेशंस करी। अब हम एक लास्ट प्यूरिफिकेशन की टेक्निक देखने जा रहे हैं, दैट इज़ क्रोमेटोग्राफी। तो इनकी बस तुम्हें ना सिंपल डेफिनेशंस करनी है या पर्टिकुलर किसको हम कहाँ यूज़ कर रहे हैं उस बात को पकड़ना है, ठीक है। इतना ही लिमिटेड करना, बाकी हमें डिटेल में नहीं जाना। क्रोमेटोग्राफी ना देखो बेटा ऐसी टेक्निक है कि कोई चीज़ ना बहुत माइन्यूट है, पीपीएम लेवल पर है, इतनी सी है, मतलब समझो ट्रेसेस में है, ना के बराबर है। हमें मतलब कुछ हमारे पास देखो जरा सा मान लो एक बूंदी है, इसका तो मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी, ठीक है। कि भाई एक मान लो कि भाई एक ड्रॉप है, मे भी शायद 9th में मैम ने भी कराया होगा, नहीं अब तो ये सिलेबस में से निकल गया, 9th में नहीं कराया होगा। कि तुम ये देखना कि जब हम प्रैक्टिकल तुम खुद ही कर लोगे कि एक जैसे मैं ब्राउन स्केच पेन की सिंपल एक डॉट बनाऊंगी, क्योंकि ब्राउन कलर के आगे अंदर बहुत सारे कलर्स मिक्स होते हैं, ब्राउन कलर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी कलर्स। तो उस डॉट में से भी तुम देखना कि मैं कलर्स को अलग कर दूंगी, ठीक है। एक सिंपल सा प्रैक्टिकल है, तो उसके अंदर जो नीला, लाल है ना, काले जो भी रंग उसमें मिक्स हैं वो सब वायलेट सा होता है, तो वो सब एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो बहुत माइन्यूट लेवल पर भी कोई चीज़ है, बहुत हल्की सी है, हमें दिख भी नहीं रही कि कोई चीज़ है, तो उसमें से भी अब हमें हल्की हल्की चीज़ों को अलग करना है, तो वी कैन सेपरेट देम विद द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में ना देखो बेटा क्या करते हैं, तो बेसिकली क्या होता है, ये थोड़ी मतलब मिक्सचर में, और अगर 4 चीज़ें मिक्स है ना, चारों अलग हो जाएंगी, सब मिल जाएंगे हमें सेपरेट फॉर्म में। देखो कैसे करते हैं इसको, फिगर से समझेंगे। कई तरीके की होती हैं वैसे, तो जो हमारी इसमें मेन है हम उसको पकड़ेंगे। देखो इसमें हम क्या करते हैं बेटा कि ना एक यहाँ पर एक एड्जॉर्बेंट भरते हैं। एड्जॉर्बेंट क्या होता है पहले ये समझेंगे। ऐसे समझो कि जैसे चौक है, चौक को ना तुम ऐसे पानी में डिप करो, ऐसे घोल नहीं देना है, हल्का सा रख के निकालो, तोड़ो तो पानी अंदर भी जाएगा, गीला होगा ना अंदर से। फिर एक दूसरा चौक लो, अब उसको इंक में डिप करो, फिर तोड़ो, तो अब तुम देखोगे इंक बस सरफेस पर है, एक ब्लू बाहर सर्कल बन रहा होगा, अंदर नहीं गई होगी इंक वो। तो कोई चीज़ अगर किसी के सरफेस तक रह जाती है तो उस प्रोसेस को एड्जॉर्प्शन कहते हैं, और कोई चीज़ अंदर भी चली जाती है उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो इसमें ना हम पहले क्या भरते हैं कि एक ऐसा सब्सटेंस भरते हैं जो हमारा कैसा, जो क्या बिहेव करता है, एड्जॉर्बेंट की तरह काम करता है। एड्जॉर्बेंट ना तुम अगर देखो तो जैसे सिलिका जेल होते हैं जिनको हमने उसमें यूज़ किया था साल्ट ब्रिज में, तो वो हमारे एड्जॉर्बेंट बिहेव करते हैं। तो वही वाली ऐसे स्लरी सी, मतलब ऐसे गाढ़ा सा बिल्कुल घोल, ऐसे बिल्कुल गाढ़ा, समझ रहे हो कि एकदम जैसे तुम्हें मैंने उसमें ही बताया था, साल्ट ब्रिज में ही बताया था, एकदम गाढ़ा ऐसे, ठीक है। तो वो गाढ़ा सा हम इसमें घोल भर लेते हैं, तो ये क्या करता है अपने सरफेस पर किसी चीज़ को खींच लेगा, ठीक है। तो ये एक अच्छा एड्जॉर्बेंट होता है, तो हमने एक एड्जॉर्बेंट को पहले इसमें भर दिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा मिक्सचर है, मान लो उसमें A B C 3 कंपोनेंट्स हैं,
ठीक है बेटा। तो अब हमने उसको इस पर धीरे 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 डालना शुरू करेंगे। उसको पानी में घोल लिया या जिस भी सॉल्वेंट में वो घुल सकता है, उसमें हमने उस जो चाहे हल्का सा मिक्सचर था घोल लिया। इतनी सी चाहे 5 बूंद है हम पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसको यहाँ पर हम डाल देंगे और बिल्कुल धीरे 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 डालना शुरू करेंगे। अब देखो बेटा क्या होता है कि एड्जॉर्बेंट के साथ जो बाइंडिंग कैपेसिटी होती है हर सब्सटेंस की अलग होती है, सब एक तरीके से नहीं बनेंगे। तो जैसे ही हम इस पर डालेंगे ना, तो जो चीज़ उस एड्जॉर्बेंट के साथ पहले ज़्यादा बंध सकती है, जिसकी बॉन्ड उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है, तो पहले वो वहीं बंध जाएगा। और वहीं पर हम देखेंगे कि ये जो हमारा एड्जॉर्बेंट होगा ना डार्क कलर का हो जाएगा, देखो ऐसे अलग दिख जाएगा हमें। तो बी और सी अभी नहीं घुले थे तो वो नीचे बह कर आ गए। तो धीरे धीरे जब वो भी चलेंगे तो बी की बाइंडिंग कैपेसिटी सी से भी ज़्यादा है, तो बी भी हमारा अपनी एक जगह बनाकर बंध जाएगा। फिर सी थोड़ा और बह कर नीचे आएगा तो थोड़ी देर में सी भी अपनी जगह बना लेगा। समझ में आई बेटा बात? ठीक है। तो ऐसे ए बी सी एक दूसरे से अब अलग तो हो गए एड्जॉर्बेंट के ऊपर, अब अलग तो हो गए, बट अब इसमें से बाहर कैसे निकालें? तो अब हम बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा कि इसके ऊपर अब हम एक ऐसा लिक्विड डालेंगे कि जिसमें ये डिज़ोल्व हो सकते हैं। अब डिज़ोल्व होने में भी तुम खुद सोचो, सबसे पहले कौन डिज़ोल्व होकर बाहर आएगा? जो सबसे ढीला बंधा था। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सी घुलकर यहाँ आ जाएगा। अब हमें कैसे पता लगेगा सी घुल गया? कि जहाँ जो डार्क हो रहा है वो एकदम वापस से प्लेन हो जाएगा। जैसे ही हम देखेंगे यहाँ प्लेन हुआ, तुरंत इस बर्तन को हटा लेंगे, अगला बर्तन रख देंगे, तो फिर बी घुल कर आ जाएगा। फिर जैसे यहाँ से क्लियर होगा फिर हम तीसरा बर्तन रख देंगे तो हमारा ए भी घुल कर आ जाएगा। तो जब तीनों हमारे घुल कर आ जाएंगे तो इन तीनों को हम गर्म कर देते हैं, जो लिक्विड इसमें था वो उड़ जाएगा, तो नीचे क्या बच जाएगा? ए बी सी प्योर फॉर्म में हमें अलग मिल जाएंगे। ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड कॉलम क्रोमेटोग्राफी, की कॉलम बनाकर और हमने जो ऐसे सब्सटेंसेस जो बहुत थोड़ी थोड़ी अमाउंट में थे हमने उनको सेपरेट कर लिया। ठीक है। तो दीज ऑल आर प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स।